हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें पढ़ने वाले हैं जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इससे पहले हम 1 से लेकर 140 तक प्रश्न करवा दिए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो आप उत्कर्ष के व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, आप उसको नोट करके व्हाट्सएप पर सेव करके लिखेंगे आप यहाँ पर जीके 1000, आपको यहाँ से उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ समझिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। आप इसको याद रखिए, क्योंकि सबको ये याद रहता है जो तीनों गोल में सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे, लेकिन ये दोनों ने भाग लिए थे। तेज बहादुर सप्रू ये तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। देखिए यहीं से प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। दोस्तों, आप ये याद बस रखिए, 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी में आगे देखिए, 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ, भारत का वायसराय इरविन था। इसमें 76 भारतीयों ने भाग लिया था। इसी में आगे देखिए, BS मुझे वह MR जयकर हिंदू महासभा के प्रतिनिधित्व थे। राजस्थान से 3 शासक, बीकानेर के गंगा सिंह, धौलपुर के उदय भान सिंह व अलवर के जय सिंह ने भी भाग लिया था। में वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और ये 1 दिसंबर 1931 तक चला। ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, इससे पहले बताए हैं। कांग्रेस के एकमात्र सदस्य गांधी जी थे, जो AS राजपूताना नामक जहाज़ से लंदन पहुंचे थे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको पूछ लिया जाएगा, जब महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, इस समय में किस जहाज़ से गए थे? तो हो जाएगा AS राजपूताना जहाज़ से। इसको भी याद रखिए, ये भी ऑलरेडी कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है ये। इसी में आगे देखिए, अम्बेडकर AS कॉन्टेरासो नामक जहाज़ से पहुँचे थे। ध्यान ये भी याद रखिए, अम्बेडकर जो है ये AS कॉन्टेरासो नामक जहाज़ से लंदन पहुँचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय वेलिंगटन थे। वही भारत सचिव सैमुअल होर ने गांधी जी का परिचय बकिंगम पैलेस में सम्राट से करवाया था। इसी में देखिए आगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था, इसको याद रखिएगा, और वह 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही की थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था ये। देखिए दोस्तों, और पूछ लिया जाएगा 1857 के क्रांति के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस एक्ट के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिली हुई थी। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
किस जैन ग्रंथ के अनुसार वैष्णव तीर्थकर अरिष्टनेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? दोस्तों, अगर जैन धर्म से संबंधित अगर विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से खोलेंगे हिस्ट्री, आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना हो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र से पता चला है ये। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन में अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। वही ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख भी मिलता है। आपको पूछ लिया जाएगा ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कौन वेद में मिलता है, तो हो जाएगा ऋग्वेद में। वही देखिए दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो 144 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ से, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों का निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7वां बृहत स्तंभ अभिलेख में। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। अशोक की बृहत स्तंभ लेख 7 है जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ पहले अम्बाला हरियाणा में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसी में आगे देखिए, केवल इस बृहत स्तंभों लेख में 1 से 7 अभिलेख मिलते हैं तथा इसके 7वें स्तंभ लेख में ब्राह्मणों, आजीविकों व निर्ग्रंथों के संघ के साथ उल्लेख मिलता है। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सौराष्ट्र। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। कुंतासी यह पश्चिमी सौराष्ट्र राजकोट के मलिया तालुके में फुलकी नदी के दाहिने तट पर स्थित विकसित हड़प्पा कालीन पत्तन बस्ती है। पी पांडे द्वारा जानकारी दी गई वह YM चितवाला द्वारा व्यापक खोज की गई है। इसी में आगे देखिए, इस टीले को स्थानीय तौर पर VB9 टिम्बो के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दीवान ए रियासत। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की तथा शाहना दीवान ए मंडी व वारिद दीवान ए मंडी नामक अधिकारी भी नियुक्त किए। मलिक याकूब को प्रथम दीवान रियासत नियुक्त किया गया। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, श्रवणबेल गोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंग वंश के समय में हुआ था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। श्रवणबेल गोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 फीट यानी कि 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडे राय द्वारा बनवाया गया था। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। पूछ लिया जाएगा आपको मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो आए थे और वो सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिका। देखिए इसी में आगे इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फतुहात ए आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर थे। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। पंडित ईश्वरदास नागर की
फतुहात ए आलमगीरी में राजपूताना और मालवा की औरंगजेब कालीन घटनाओं का वर्णन है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा अढ़ाई दिन की झोपड़ी की भांति हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खंभात की जामा मस्जिद। इसकी व्याख्या आप यहाँ खंभात की जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1325 ईस्वी में हुआ। स्थापत्य शैली की दृष्टि से उसका निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा अढ़ाई दिन के झोपड़े की भांति हुआ है। इसमें मेहराबों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किया गया। इसी में आगे देखिए, हैबत खां की मस्जिद, यह गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1412 ईस्वी में हुआ था। इस मस्जिद की शैली में तुगलक शासक फिरोज तुगलक की स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़ता है। इसी में आगे देखिए, काली मस्जिद, इस 2 मंजिला मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ। यह मस्जिद तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी में देखिए आगे, खिड़की मस्जिद, इसका निर्माण 1375 ईस्वी में जहां पना नगर में हुआ था। वर्गाकार है तथा चारों कोनों पर ढालू बुर्जों का निर्माण भी किया गया। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से अश्वमेलित हैं। दोस्तों हमको सही नहीं बल्कि गलत पूछ रहा है। तो देखिए, डॉक्टर RC दत्त जो है लखनऊ में जो 1899 में अधिवेशन हुआ था, इसमें के अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले इलाहाबाद के 1888 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में जो 1925 में अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे। बल्कि ये आपकी गलत है, श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये 1918 ईस्वी में नहीं, बल्कि इसके व्याख्या आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ से, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ। आपको पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा जॉर्ज यूले। इसी में देखिए आगे, लखनऊ अधिवेशन 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र की अध्यक्षता में अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने से संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी में देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। इसी में हमारा अगला देखिए, कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन अधिवेशन में बना, तो ये हो जाएगा 1917 अधिवेशन जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट। लेकिन पूछ लिया जाएगा इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष महिला कौन थी, तब हो जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू। इसको आप कन्फ्यूजन नहीं करें, दोनों का आप याद रखें। पहली महिला पूछेगा तो हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ से मिला देते हैं। लोथल जो है दिशा सूचक यंत्र। इसी में देखिए आगे, कालीबंगा, ये जो है ऊँट की जो अस्थियाँ मिला है। वही मिता स्थल जो है यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। और धौलावीरा ये सूचना पट ये है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया ये सी। इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ से देखिए, लोथल गुजरात की भोगवा नदी पर स्थित स्थल जहाँ से चावल व बाजरे के साक्ष्य, हाथी दांत का स्केल, लकड़ी के अन्नागार, दीक्षा सूचक यंत्र व अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इस सबको याद रखें। इसी में देखिए आगे, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित
जहाँ से बेलनाकार मुहर, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, हवन कुंड, ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ऊँट की अस्थियाँ मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई हैं, उसको भी याद रखिए। इसी में आगे देखिए, मेताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित, जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली हैं। इसी में आगे देखिए, धौलावीरा के बारे में, गुजरात के कच्छ में स्थित स्थल जो 3 भागों में विभाजित हैं, जहां से खेल के स्टेडियम और सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 10 अक्षर हैं। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस में मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुद्धि आंदोलन में। दोस्तों इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। आर्य समाज ने गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य शुरू किया। अन्य सभी धर्म अपूर्ण हैं, इसलिए दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करना आर्य समाज का कर्तव्य था। गौरक्षा के कार्यक्रम से भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महिलाओं की। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 के दौरान कुलीन और रूढ़िवादी परिवारों की हजारों महिलाओं ने अपने घरों की 4 दीवारी का गिरफ्तार होने व जेल जाने की लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था? दोस्तों आप इसको जो है ट्रिक से याद रखिए। औरंगजेब ने है सर जॉन चाइल्ड को कहा, जाओ तुम बच्चा है, जाओ यहाँ से, तो मतलब जॉन चाइल्ड ने हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। 17वीं सदी के अंत तक अनधिकृत व्यापारियों ने समुद्र में खुलेआम लूटपाट प्रारंभ कर दी थी। 1686 में 2 लुटेरे जहाज़ों ने लाल सागर में अनेक मुगल जहाज़ों को जबरन अधिकार में ले लिया था। इससे सूरत के मुगल सूबेदार ने अंग्रेज़ों विशेषकर सूरत के अध्यक्ष और बम्बई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उकता व्यक्त की थी। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा के शीर्षक है। देखिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुजुकी ए जहांगीरी के बारे में ये वर्णन है। इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। तुजुकी ए जहांगीरी ये फारसी भाषा में लिखी स्वयं की आत्मकथा है। इसमें जहांगीर ने अपने राज्यारोहण से लेकर शासनकाल के 16वें वर्ष 1922 ईस्वी तक संस्मरण स्वयं लिखे तथा इसका नाम ध्वजशाला ए जहांगीर रखा है। इसी में देखिए आगे, दक्कन से लौटने के बाद आगे का वृत्तांत लिखने का जिम्मा मोतमीद खां बख्शी को सौंपा। उसने 19वें शासन वर्ष तक के हालात लिखे। उसके बाद की घटनाएं मोतमीद खां ने अपने नाम से लिखी, जो कि उसकी किताब इकबाल नामा ए जहांगीर का हिस्सा है। आगे, सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में मौलवी मोहम्मद हादी ने तुजुक ए जहांगीर के पूरा किया तथा उसकी प्रस्तावना भी लिखी। इस प्रकार तुजुकी की रचना में 3 व्यक्तियों का योगदान रहा, जहांगीर, मोतमीद खां, मोहम्मद हादी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध तुलुवंशी शासक कृष्णदेव राय को आंध्रभोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज कहा जाता था। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की।
इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिन्होंने अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। आपको पूछ लिया जाएगा अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे, हो जाएगा कृष्णदेव राय के समय में। और अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे, तो हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। दोस्तों ये दोनों को याद रखें, ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। इसी में आगे हमारे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। लिच्छवी दौहित्य इसी की उपाधि है। वही अश्वमेघ पराक्रम इसी उपाधि है। और इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, समुद्रगुप्त की अश्वमेध प्रकार की समुद्रों पर अश्वमेध पराक्रम उपाधि अंकित हैं। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसकी एक उपाधि लिच्छवी दौहित्य भी थी। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्व राजाओं श्रोता की उपाधि मिलती है। इसके अतिरिक्त इसके सिक्कों पर धनुधारी प्रकार में अप्रतिरथ व्याघ्र हनन प्रकार में राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण मिलता है, जबकि विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। आपको पूछ लिया जाएगा चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिर्जा। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए, भारत में मुगल शासन के स्थापना से पूर्व मुगल वंश के जो है शासकों के पूर्वजों की उपाधि मिर्जा थी। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्क नस्ल का जगताई वंश था, परंतु आमतौर पर इसे मुगल पुकारा गया। 14 फरवरी 1483 को जन्मे बाबर पृथ्वी वंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से वह चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा था तथा माता कुतलुग निगार खानम थी। और 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर स्वयं को बादशाह या पादशाह पद पर प्रतिष्ठित किया। इसी में देखिए आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए, सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध की उपाधि आशंका थी, किंतु गांधी जी ने फिर भी प्रस्ताव पास करा लिया। गांधी जी के समर्थक मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र लाल बनर्जी थे, जबकि विरोधियों में मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट थे। इसको दोस्तों याद रखें। तो दोस्तों आज की मेरा ये अंतिम प्रश्न था। जब वीडियो लंबा होते जा रहा है क्योंकि हम एक वीडियो में 1 से 20 प्रश्न करवाते हैं, मतलब कि 20 प्रश्न करवाते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद दोस्तों।